सुरजेवाला साहब आज मरते टाइम भी तक भी कहते थे, कहता था भाई मैं कैथल में जब आया था राजनीतिक तौर पे अंधा था, दिलबाग की उंगली पकड़ के मैंने कैथल को देखा। गाने बड़े अच्छे गाए आपने, जैसे हुड्डा की भाई सरकार बनावागा हुड्डा, आपके गाने ने ना वो ऐसी हवा बढ़ाई, वो हवा निकल गई। सरकार आ जाती तो कहते थे लोग इसी गाने से आई। हाँ। कांग्रेस के अंदर जिसने भी काम किया बाप बेटा ने काम किया। और बताओ कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर निकला हो तो बताओ। कहावत है कि कल की भूतनी और छया में हाथ मांगे। गांव के अंदर कहीं कत्ल हो गया और मुझे नहीं मालूम किसका हुआ, किसने मारा, तो उस ज़माने में जिसका नाम रख दिया जाता था तो फिर नो दलील नो अपील, कोई नहीं निकाल सकता था। हमारे 8 आदमी का उसमें नाम आया और 8 आदमियों के अंदर हम 8 के 8, क्योंकि मैं उस टाइम कॉलेज में था और मैं जेल में चला गया और बदकिस्मत से मुझे उसी केस में उम्र कैद की सजा हो गई। 8.5 साल जब एक कैदी को हो जाते तब वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता था। अगर पूरा परिवार मर भी जाए तो भी कोई प्रावधान ऐसा नहीं था कि उसको छुट्टी की जाए। तो देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के और वो दूसरे दिन जैसे चीफ मिनिस्टर अगले दिन ही जो ना वो रोहतक जेल में आए, जिसके मैंने आपको स्नैप ये फ़ोटो दिखाई है। ये 50 साल पुराने मेरे भाले हुए हैं। ये आए जेल के अंदर, उन्होंने कहा कि दिलबाग सिंह की मैं उम्र कैद की सजा माफ़ करता हूँ। खेत के अंदर गया, पानी लाने गए, घड़ी में 5 मिनट का फ़र्क है, उसकी घड़ी में उसकी घड़ी में झगड़ा हो गया, आपस में कसी आपने मार ली, आदमी मर गया और पूरे परिवार की उम्र कैद की सजा हो जाती। तो क्रिमिनल तो नहीं थे, वो तो एक सर्कमस्टांसेस, अचानक सडनली एक ऐसा हादसा था। तो मैंने बना के इनके लिए तो इनकी खेती कौन करेगा। फिर हमने ऐसा कानून बनाया कि पैरोल और फरलो इसलिए दी जाती है कि वो अपनी जा करके फसल 6 महीने में संभाल लें। बाबा राम रहीम तभी याद आ रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो बाबा राम रहीम है वो हमारी छुट्टियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। चौधरी देवीलाल परिवार से दूरियां क्यों बनी, कब बनी ये दूरियां, क्या कारण रहा? तो देवीलाल के परिवार के साथ मेरी दूरियां कभी रही नहीं, दूरियां कभी नहीं हुई। ये निर्वाणा चुनाव में तो आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला का साथ दिया। ये जो चुनाव हुआ और इसके अंदर मैंने सुरजेवाला का साथ देना पड़ा, क्योंकि आपने तो एक इंटरव्यू कुराड़ कांड भी लिया। उससे पहले एक कुराड़ कांड हुआ था और वो एक दिलबाग सिंह था, वो इस्माइलपुर गाँव का, जिसके ऊपर बहुत लाठियाँ बरसी। फिर कारण क्या हुआ कि उसी आदमी का मैंने साथ दिया। फिल्मों में कैसे आना हुआ? जो लीलो है वो पाकिस्तान रह जाती है और चमन यहाँ आ जाता है, तो चमन वहाँ पाकिस्तान में जाके उसको जो देखता है तो कहता है कि कल जो ना लाखन सिंह के साथ मेरी कुश्ती होगी। तब मैं फिल्मों में मतलब जैसे धारा सिंह को दिखाते हैं ऐसे फिल्मों के अंदर मेरे को कबड्डी में उन्होंने दिखाया। आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ पाए? मतलब आपने इतना बड़ा संघर्ष किया और पावर भी थी, हर चीज़ था, तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा आपने? सरकार नहीं आई तो कोई बात नहीं है, मुझे तो आप खड़े दिखाई देते हो, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं कहता हूँ कि बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज जो मेरे साथ शख्सियत है उसमें आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं उसको हीरो कहूँ, उसको मैं बदमाश कहूँ, क्या कहूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। और थोड़ा राजनीति का अगर इतिहास की बात करूं तो पहले वो बता देता हूं। मैं 1973 में कमला नेहरू मेमोरियल कॉलेज निर्वाणा का चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद मोर खाप के प्रेस प्रवक्ता भी रहे, पैक्स दबलैन निर्वाणा के चेयरमैन रहे हैं और इस्माइलापुर निर्वाणा के सरपंच भी रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधान रहे हैं ट्रंक यूनियन निर्वाणा जींद के, महासचिव रहे हैं जिला कांग्रेस जींद। तत्कालीन चेयरमैन अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर कांग्रेस के चौधरी रणजीत सिंह जो एमपी हुआ करते थे ने हरियाणा प्रांत का महासचिव नियुक्त किया।
हरियाणा कांग्रेस में संगठन मंत्री रहे 2003 से और अब तक है। तत्कालीन हरियाणा कांग्रेस के प्रधान चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा में भी शामिल रहे और जींद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा कांग्रेस द्वारा 13 फरवरी 1999 को कांग्रेस की महारैली में अति विशेष प्रबंधक के रूप में इंचार्ज की जिम्मेवारी दी गई और चौधरी रणजीत सिंह के साथ स्टेज बनवाई और हर काम में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जब किसानों का कोई भी मामला हो जाता था तो उनको समझौता करवाना मेन अहम रोल रहता था। इसके साथ साथ अगर बात करें, एक्टर भी रहे हैं। जी हाँ, जो हरियाणा की पहली फिल्म आई उसमें उन्होंने अच्छा किरदार निभाया और उसमें गुंडा का रोल था और इसके साथ साथ हरियाणा की कोई ऐसी जेल नहीं है जिसमें वो नहीं गए और तिहाड़ जेल में भी रहे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए, बहुत सारे कैदियों को भी छुड़ाया, वो भी किस्सा है। अब बात करेंगे मेरे साथ जो शख्सियत है दिलबाग सिंह मोर। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी सेहत ठीक है? दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इस उम्र में भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ है आप लोगों की कितने साल के हो गए आप? कि वक्तन फक्तन आप जो ना इस हालात में हमें कम से कम संभाल तो लेते हैं जी। अजी। 60 की पार करने के बाद में उम्र कुछ नहीं होती। उम्र आदमी की सिर्फ 60 साल ही होती है। जन्म कब हुआ? और जब हम 60 साल पार कर जाते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है उससे ऊपर उम्र आप कितने की हो गए हो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खुदा की नेमत है जो आपको मिल रही है। आप इसे एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे तरह खुश रहिए। जी। जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ आपका, थोड़ा बताएं। देखिए, मेरा पूरा नाम दिलबाग सिंह मोर है और मैं गांव इस्माइलपुर जो नरवाणे के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है वहाँ मैं पैदा हुआ। देखिए साहब, उस ज़माने में कोई डेट ऑफ बर्थ तो सही तो नहीं होती थी। यही था कि उस टाइम इस्माइलपुर गांव में 50 घर होते थे। उस गांव में उस दिन 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों लड़के थे। एक मेरे से बड़ा था, उसको कहते थे, उसका टाइम उस टाइम जो समय होता था उस टाइम जब वो पैदा हुआ उसका समय था चाकियों का समय। चाकियाँ चलती थी, उसको समय कहते थे 4 या 3 के बीच में। और मैं जब आया तो लोई लिकड़ी थी। लोई का मतलब होता है जब सूर्य निकलता है। मैं उस टाइम पैदा हुआ था। ये सही है कि मैं 8 दिसंबर को ही पैदा हुआ था, लेकिन ये सही है कि हमारे गांव में स्कूल नहीं था। तो जब हम गांव की पर्स में वहाँ जो कोई पढ़ाता था वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये बच्चा है, अभी इसका नाम नहीं लिख सकते। तो कुछ 2 साल हेरा फेरी इधर उधर हुई है, वो अलग बात है। लेकिन सही है कि हम 60 पार कर चुके हैं और मजा में ये पक्का है कि आप 60 पार कर चुके हो या तो एक सूर्य उदय हुआ था हरियाणा के अंदर जी। उसके बाद परिवार कोई राजनीति भी था या कैसे, या खेती करते थे? देखिए, मेरा परिवार जो था, मेरे जो मेरे पिताजी थे और मेरे ताऊ जी थे। मेरे पिताजी सरदार उजागर सिंह थे और मेरे पिताजी सरदार कपूर सिंह थे। एक्चुअली तो हम सिख बिरादरी से हैं। हम सिंह हैं। बीड़ी सिगरेट हुक्का पानी ये हमारे मोहल्ले में भी नहीं है। मेरे को तो क्या है, तो हम जो पैदा हुए थे तब से हम सिख पैदा हुए थे। वैसे हम मोर जाट हैं और जो गांव जो बसाया था उसका भी एक अहम जो किस्सा है वो मेरे दादाजी से जुड़ा है। वो अगर बताएंगे तो लंबा हो जाएगा जी। मैं वही कहता हूँ कि मैं इस्माइलपुर गांव में पैदा हुआ और जो मेरी शिक्षा है वो एक चौपाल में, थाई में, पर्स में वहाँ हुई। फिर एक 1963-64 में स्कूल बना, एक कमरा जिसे हमें खुद ही साफ किया, तब वहाँ हुआ। उसके बाद मैं आर्य स्कूल नरवाना और फिर गवर्नमेंट स्कूल नरवाना और कमला मेमोरियल कॉलेज नरवाना में ही मैं पढ़ा। और 1973 73 के अंदर जब छात्र चुनाव हुए जी। पहली दफ़ा चुनाव हुए थे वो छात्र चुनाव,
और उसमें मैं, क्योंकि उस टाइम प्रेप ही होती थी, मैं प्रेप में पढ़ता था, बच्चा था, 17-18 साल का था। तो उस टाइम मैं वहाँ उस चुनाव में मैं खड़ा हुआ और बहुत अच्छे मार्जिन से मैं वोटों में जीता। उस टाइम मैं क्लास का CR था, यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। तो आप राजनीति में तो कोई परिवार नहीं था, उसके बाद पहला ही इलेक्शन लड़ा आपने? राजनीति में जो मेरा भाई था, जोरा सिंह, उसका अच्छा नाम था, क्योंकि ज़मीन से, जो हमारी ज़मीन थी, मेरी और मेरे ताऊ की, हमारी 120 बीघा ज़मीन थी। ये सही था कि उस टाइम भी सूखा पड़ता है और इस्माइलपुर में तो अब भी सूखा पड़ता है। ज़मीन हमारे ठीक ठाक थी। 1964 के अंदर हमारे पास ट्रक होते थे, यानी कि 1964 में हमारा ट्रक था, जिसकी हवा जो है, जो साइकिल का पंप होता है, उससे भरते थे। हम देखते थे साथ खड़े होकर, ट्रक की ड्राइवर हवा। जब हवा भरते थे। मशीनें नहीं होती थी उस टाइम, हमारे ट्रक होते थे। जी, तो 1973 में आप प्रधान बने, उसके बाद का जीवन? उसके बाद में क्या हुआ कि जो गांव इस्माइलपुर है, जिसमें मैं रहता था, उस गांव में पार्टीबाजी थी बहुत, मतलब जिसे तकड़ी पार्टीबाजी कहते हैं, खूनी पार्टी कहते हैं। तो उसमें गांव के अंदर कहीं कत्ल हो गया और मुझे नहीं मालूम किसका हुआ, किसने मारा। तो उस ज़माने में जिसका नाम रख दिया जाता था, तो फिर वो नो दलील नो अपील, कोई नहीं निकाल सकता था। हमारे 8 आदमी का उसमें नाम आया और 8 आदमियों के अंदर हम आठों के 8, क्योंकि मैं उस टाइम कॉलेज में था, और मैं जेल में चला गया। और बदकिस्मत से मुझे उसी केस में उम्र कैद की सज़ा हो गई। उम्र कैद की सजा उम्र हुई। कैद की सज़ा हो गई और मैं रोहतक जेल के अंदर ही मैं वहाँ रहा। और इस देश में 1975 के अंदर आपातकाल, यानी कि इमरजेंसी लगी। जब इमरजेंसी लगी तो उस टाइम मैं नंबरदार था। तो कुछ देर में देखा कि हमारे जो जेल के अंदर जो ड्यूटी होती है, उसके अंदर मेरे को बुलाया गया, क्योंकि मैं थोड़ा सीनियर था। जी। उन्हें बुलाया गया कि कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, इनके लिए इंतजाम करो कि इनको कहाँ रखना है, किस जेल में रखना है। मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन लोग थे, क्योंकि मैं बच्चा ही था। अब 17-18 साल के बच्चे को उस टाइम में 19-20 का हो गया होगा। तो उस टाइम में उम्र कैद हो चुकी थी उम्र आपको? कैद हो चुकी थी, मैं नंबरदार था। तो मुझे नहीं पता लगा, बाद में पता लगा कि इसके अंदर जो आदमी आए हैं, ये सब राजनीतिक लोग हैं, जिसमें श्री पीलू मोदी, राज नारायण, चंद्रशेखर, भैरव सिंह शेखावत, चौधरी देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल, LK आडवाणी और बीजू पटनायक, मेजर जयपाल और भाई महावीर। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी बड़े नेता थे, जी। क्योंकि तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे, चौधरी बंसीलाल जी, तो चौधरी बंसीलाल ने ये कहा था कि मतलब जितने भी इन कैदियों को, श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा उन्होंने कि इंदिरा जी आप इन्हें सब रोहतक जेल में भेज दो, मैं इनको संवार दूंगा। तो इसलिए इनको रोहतक जेल में भेजा गया। आपको उम्र कैद हुई, उसके बाद फिर बाहर कैसे आए आप? देखिए, इमरजेंसी के बारे में तो आपने पता है। हाँ। इमरजेंसी के बाद में फिर जो ना 1978 के अंदर जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई, यानी कि 75, 76, 77 में इमरजेंसी जब लास्ट में ख़त्म हुई, उसके बाद में इस देश में फिर चुनाव हुए। इस चुनाव हुए तो इस देश में प्रधानमंत्री जो बने, मोरारजी देसाई जी बने। और ये जो जेल में थे, जिनका मैंने नाम लिया, चंद्रशेखर जी, देवीलाल जी, LK आडवाणी जी, भैरव सिंह शेखावत जी, ये सभी मेरे अंदर दोस्त बन गए थे। पीलू मोदी जी, ये मेरे दोस्त बन गए थे, क्योंकि 19 महीने को छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। 19 महीने में, क्योंकि हम एक ही कमरे में सोते थे, कि मैं सभी को ताश खेलते थे या पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, अपना वक्त जो न करते थे। तो देवीलाल के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती इसलिए हो गई कि ये थोड़े से ज़्यादा हरियाणवी थे, और मुझे कहता था कि दिलबाग मुझे सवेरे खोल देकर ताकि मैं घूम लूँ। हाँ। और तो 9-10 बजे उठते थे, तो देवीलाल वक्त से उठने वाले आदमी थे।
तो जब मैं उनको खोल देता था तो कहता मेरा साथ दे, खोल दे मतलब खोलना? उस बैरक में से बाहर अच्छा निकाल दे। अच्छा। उसकी चाबी मेरे पास ही होती थी, इमरजेंसी जो कैदी थे। तो जब मैं इन्हें बाहर निकलता तो कहते मेरे साथ घूम, तो वो पीछे हाथ करके चलता था। तो 19 महीने में उनके साथ ऐसा घूमा कि आज भी मेरी चाल तो देवलाल जैसी हो गई है। मेरे से पार्क में औरतें भी आगे चली जाती हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता हाँ घूमता हूँ क्योंकि मेरी आदत ऐसी बन चुकी है। और एक अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर इमरजेंसी हटी और वो सरकार बदली, तब तो देवलाल चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के। और वो दूसरे दिन जैसे चीफ मिनिस्टर अगले दिन ही जो ना वो रोहतक जेल में आए, जिनके मैंने आपको स्नैप ये फोटो दिखाए हैं। हाँ ये 50 साल पुराने मेरे को संभाले हुए हैं। ये आए जेल के अंदर, उन्होंने कहा कि दिलबाग सिंह की मैं उम्र कैद की सजा माफ़ करता हूँ। काम आ गया आपके। हाँ, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन का तो देवलाल को भी नहीं पता था कि क्या है। वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। तो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने लगे तो जोडी के अंदर अड़के खड़े हो गए वो कि दिलबाग चल बैठ मेरे साथ। तो वो सुप्रीडेंट मेरा पीछे से पैंट पकड़ रहा, वो पजामा पकड़ रहा, कहीं आगे निकल ना जाए। तो मैंने कहा जी आप इसे मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। कहते हैं अरे तू इनकी तरफ है या मेरी तरफ है? हाँ। पागल, मैंने तेरी उम्र कैद की सजा माफ़ कर दी है, अभी तुम्हारे साथ चल। तो मैंने कहा जी आप उम्र कैद की सजा माफ़ ऐसे नहीं कर सकते। तो डिप्टी कमिश्नर मिस्टर गुप्ता होते थे, उन्होंने बताया कि जी आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे और उसके अंदर पास करेंगे। हाँ। फिर वो गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर राष्ट्रपति के पास भेजेगा, फिर सजा माफ़ हो जाएगी। और उन्होंने ऐसे ही किया। और मुझे वहाँ से उन्होंने जो भी आते हुए कैबिनेट मीटिंग थी उसमें मेरा नाम प्रपोज किया और मुझे वहाँ से सिफारिश करी। फिर वो गवर्नर के पास गया, जहाँ जहाँ हुआ मेरी उम्र कैद की सजा माफ़ हो गई। और उसके बाद में जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे 87 में, हाँ। फिर उन्होंने मेरे को जेल रिफॉर्म कमीशन का डायरेक्टर बना दिया। फिर आप जेल यानी कि जब मैं उम्र कैद का जो कैदी था, अब मैं उनका अफसर बन गया था। पूरे ही जितने ये किस्सा भी सुनाई दो। जो उस जमाने में एक बहुत जो जेल रिफॉर्म जिसे कहते थे, कैदियों को रिफॉर्म करने का मायदा रखने वाले सुप्रीडेंट थे स्वर्गीय त्रिलोक सिंह मान, जिसका मैं फोटो दिखाऊंगा। उन्होंने जेल जो है ना सुधार का पूरा जिम्मा उनके पास था। और उन्होंने रोहतक जेल में खुली जेल भी उन्होंने बनाई थी। तो उसमें सुप्रीडेंट को भी रखा और मेरे को भी रखा और देवीलाल जी खुद उसके चेयरमैन बने। हमें जेल रिफॉर्म कमीशन का डायरेक्टर बना दिया। जी, इससे पहले थोड़ा गैप हो गया। आपने फिल्म भी कर चुके हो आप इनके बीच में। जब मैं फिल्मों का शौक कैसे बाहर आया, हाँ। जेल से बाहर आया, तो मैं वहाँ 83 के अंदर जो इलेक्शन पहले हुए तो सर्वसम्मत से संबालपुर गांव के ने मेरे को सरपंच बना दिया। इलेक्शन हुए थे। अच्छा। बट मेरे को बहुत ज़्यादा वोटों से उन्होंने मेरे को सरपंच बना दिया। तब मैं उस टाइम सरपंच भी बन गया। उसके बाद में मैं जो ना कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी बन गया। और क्योंकि मुझे पीलू मोदी ने ट्रक दिए थे जेल में से बाहर होते ही, वो टाटा के भाई थे, वो MP थे, टाटा के भाई थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने ये समझो कि वो बच्चा ही मेरे को गोद लिया था। तो मेरे पास ट्रक थे तो मैं ट्रक उनका प्रधान बन गया। तो फिर जो ना मैं क्लार्क ट्रक उनका भी प्रधान रहा। तब मैं जो ना मेरा जो साधन संपन्न था वो भी मैं ठीक हो गया। और क्योंकि सरपंच का मतलब, और वो भी इस्माइलपुर गांव का सरपंच बनना बहुत बड़ी बात थी। तो इस प्रकार से उस टाइम फिर मैं तो देवलाल के साथ ही रहा। और जो जेल के कानून थे जिसमें पैरोल फरलो, ये हो नाम की चीज़ थी। इनका नाम था पैरोल और फरलो, ये इनका नाम था। कोई छुट्टी नहीं होती थी। 8.5 साल जब एक कैदी को हो जाते तब वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता था। अगर पूरा परिवार मर भी जाए तो भी कोई प्रावधान ऐसा नहीं था कि उसको छुट्टी दी जाए। ये फिर हमने तो देवलाल की देख रेख के अंदर हमने ऐसा कानून बनाया कि मैंने उसमें ऐसी दलील दी कि हरियाणा के अंदर कम से कम, क्योंकि यहाँ क्रिमिनल कैदी नहीं है,
यहाँ सर्कमस्टेंसेस कैदी हैं। खेत के अंदर गया, पानी लाने गए, घड़ी में 5 मिनट का फर्क है, उसकी घड़ी में और उसकी घड़ी में झगड़ा हो गया, आपस में कसी आपने मार ली, आदमी मर गया और पूरे परिवार की उम्र कैद की सजा हो जाती थी। तो क्रिमिनल तो नहीं थे, वो तो एक सर्कमस्टांसेस, अचानक सडनली एक ऐसा हादसा था। तो मैंने मना के इनके लिए तो इनकी खेती कौन करेगा। फिर हमने ऐसा कानून बनाया कि पैरोल और फरलो इसलिए दी जाती है कि वो अपनी जा करके फसल 6 महीने में संभाल ले। बाबा राम रहीम तभी याद आ रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो बाबा राम रहीम है वो हमारी छुट्टियों का बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अखबारों में आ जाते हैं, आम कैदी नहीं आता, वरना सबको ही कैदियों को पैरोल और फरलो मतवातर मिलती है। जी, वो फिल्मों वाला किस्सा अब भी रह गया, फिल्मों में कैसे आना हुआ? हाँ, जब मैं फिल्मों के अंदर मेरा आना, मुझे शौक तो पहले से था फिल्मों का। तो मुझे सबसे पहले फिल्म फिरोज खान की कुर्बानी मिलने वाली थी। तो एक बार बम्बई से जब पीलू मोदी जिन्होंने मेरे गोद ले रखा था, तब वो हवाई जहाज की यात्रा कर रहे थे, तो उनके पड़ोस में तो फिरोज खान जी बैठे थे। तो वो आपस में बातें कर रहे थे, अच्छे दोस्त थे उनके वो। तो उन्होंने कहा कि यार मेरा एक लड़का है, उसको आप फिल्मों में दे लो। तो उन्होंने कहा जी आपका तो लड़का है नहीं। उन्होंने कहा कि उसकी उम्र कैद की सजा थी, मैंने गोद ले लिया। और कहता अरे वाह, वो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कुर्बानी फिल्म में कैदी का ही रोल देना है, आप उनको भेजो मेरे पास। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी पीलू मोदी ने कि आप बम्बई चले जाओ, बम्बई चले। मैं वहाँ नहीं जा सका। वो फिल्म फिर शायद शक्ति कपूर को वो रोल मेरा मिला था जी। और उसके बाद में फिर जो ना हरियाणवी फिल्मों का दौर आ गया, जो फिल्में थी अच्छी चल गई थी, मेरा दामन सिंह याद है वो। तो वहाँ एक फिल्म की शूटिंग हुई, तो लीलो चमन नाम था। तो जो एसपी थे वहाँ मिस्टर हरीश, तो उन्होंने कहा यार मेरा गांव इस्माइलपुर का, उसका वो बहुत सुंदर लड़का, उसको रोल दो। तो उन्होंने डायरेक्टर ने देखा कि ये बहुत ठीक ठाक है, तो मुझे उसके लाखन सिंह का रोल उसमें दिया, जबकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैं फिल्मों के प्रति कोई वो नहीं था। फिर भी मुझे लीलो चमन फिल्म के अंदर वो रोल दिया। मैं तो लाखन सिंह गुंडा होता था इसमें? फिल्म में लाखन होता है, जो लीलो है वो पाकिस्तान रह जाती है और चमन यहाँ आ जाता है। तब चमन वहाँ पाकिस्तान में जाके उसको जो देखता है और सब्जी बेचने लग जाता है, उसको मिल जाती है। तो वो कहता है कि कल जो ना लाखन सिंह के साथ मेरी कुश्ती हो गई। तब मैं फिल्मों में, मतलब जैसे दारा सिंह को दिखाते हैं ऐसे फिल्मों के अंदर मेरे को कबड्डी में उन्होंने दिखाया। लेकिन बहुत अच्छा मैंने किया तो नहीं, 1-2 सीन करके मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरा उसमें रोल था। उसके बाद में एक पंजाबी फिल्म जट सूर में बनी, तो वो फिल्म के अंदर वीरेंद्र सिंह, प्रीति सप्रू, मेहर मित्तल, बहुत अच्छे एक्टर पंजाब के, वो मेरे गांव में आके कि हमने शूटिंग करनी है। मैं सरपंच था, मैंने उनकी शूटिंग कराई उसी फिल्म के अंदर। वो बार बार यही कहते थे कि ये जो ना हरियाणा का जट है, हरियाणा का जट। तो मेहर मित्तल के साथ और वीरेंद्र के साथ मेरे 1-2 सीन हैं फिल्म जट सूरमे के अंदर भी। जट सूरमे के अंदर गायक कलाकार की जहाँ तक बात है, मुझे शुरू से ही शौक था गाने का। मैं जेल में भी गाता रहा, और जिससे देवीलाल फेमस कौन से रहे आपके? फेमस कौन से रहे? मेरा देवीलाल के साथ एक जो गाना था, मैं कि प्यार विच खटिया का जो रिमिक्स बना हुआ था, 10 मैं की कतल विच खटिया, पी के ते शराब नित रहिंदा साहजाद में, नशियां दी लोर ने तो कीता बर्बाद में, कैद 20 साल होई जिंद दुखां विच पई, बल जेल दियां सिक्कां विचों सटिया, वो 10 मैं की कतल विच खटिया। ये जेल में काफ़ी मेरा गाना मशहूर हुआ, जिससे देवीलाल भी बहुत प्रभावित हुए थे। तो चौधरी रणजीत सिंह के साथ भी आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि रिश्ता तो मेरा पूरे इनके साथ, अजय की शादी में, अभय की शादी में और वहाँ रवि की शादी में हमारे अच्छे ताल्लुकात, क्योंकि देवीलाल के साथ ही रहता था मैं उस टाइम। तो एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी, बस यही सारे गुण पे अपना छोटा मोटा जुगाड़ को फिएट हो अलग बात थी। तो जब मैं जाता था तो सारे जानते थे कि दिलबाग सिंह है, कैदी है, उम्र कैद का कैदी है। कौन से काफी कांड हुए हरियाणा के अंदर, तो जो फेमस से कौन से कांड रहे? यूँ तो जब
पंजाब का एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसको कैरो मर्डर केस कहते हैं। इसमें स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरो जो चीफ मिनिस्टर था उसका कत्ल हुआ था, और वो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब ये कांड था। उसका जो कातिल था सरदार दया सिंह, वो भी मेरे साथ जेल में था। वो फांसी कोठी में था, मैं चक्कियों में था। तो हमारी अच्छी दोस्ती थी, और तो देवलाल भी मुझे भेज देते थे क्योंकि दया सिंह को शुरू से ही जानते थे। बाद में दया सिंह की हमने जेल से भी अपील की और बाहर से भी की, और मैंने उसमें ये दलील दी थी कि जब इसने उम्र कैद की सज़ा काट ली तो इसको फांसी क्यों देते हो, या तो फांसी इसको पहले देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील मंजूर होगी और उसके बाद में उसकी उम्र कैद की सज़ा माफ़ होगी। जो अपनी अभी वो 1 साल पहले अभी उसकी डेथ हुई है, अपनी उसमें हुआ है। बहुत ऐसे ऐसे कांड हमारे साथ हुए, हमारे सामने फांसी भी टूटे 2 आदमी, तो बहुत कुछ होता है। वो तो बेशक जेल हमारे शहर के बीच में होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी इस समाज से कहीं अलग होती है। लेकिन मैंने, क्योंकि बीच में बदली भी करना बहुत ज़रूरी होता था उस ज़माने में बदली करना, तो मैं अम्बाड़ा, करनाल, हिसार, जींद और तकरीबन ही यानी कि जेलों में रहा। कितने साल आपने जेल काटी? मैं तकरीबन ये समझो कि दोनों 73 से 77 तक तो रहा, अंदर रहा मैं। जी, ग्रीन ब्रिगेड बनाई चौधरी देवीलाल ने, तो उस टाइम आपका क्या रोल था? उस टाइम भी मैं सरपंच था, लेकिन जयप्रकाश तो एक्चुअली क्या है, वो ग्रीन ब्रिगेड तो वो बनाई नहीं, कुछ भी नहीं बनी थी, वो ऐसे ही बन गई थी। यूपी के अंदर एक बाई इलेक्शन था जिसके अंदर तो देवीलाल गए हुए थे। तो जैसे ही देवीलाल गए हुए थे तो सब बच्चों ने, जो यहाँ के यूथ थे जिसमें जयप्रकाश भी था, उन्होंने सलाह बनाई कि हम मोटरसाइकिलों में जाएंगे। तो उन्होंने सबने अपनी मोटरसाइकिल बना पे गए और वो 30 से 40 आदमी वहाँ पहुँच गए जी। लखनऊ थे या शायद जो बाई इलेक्शन जहाँ भी थे, वो वहाँ चले गए। जो हमारे प्रधानमंत्री थे तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह, वहाँ चले गए। तो लोगों ने कहा कि हरे कपड़े वाले, हरे मोटरसाइकिल वाले कौन हैं? तो कह जी हम तो हरियाणा से हैं। तो देवीलाल से पूछा कि जी वो कोई मोटरसाइकिल वाले घूम रहे हैं यहाँ? तो उन्होंने कहा मेरी ब्रिगेड है। तो तब से वो ग्रीन ब्रिगेड बन गई थी। तो ग्रीन ब्रिगेड का अच्छा नाम रहा। हाँ। बदमाशी में नाम था कैसे? नहीं, कोई बदमाशी नहीं थी। ग्रीन ब्रिगेड ने कोई बदमाशी नहीं की उस टाइम, क्योंकि कांग्रेस की ही राज रहे, तो भजन लाल का रहा, तो बंसी लाल का रहा, तो नरसी दास गुप्ता का भी रहा। तो लोग तरस रहे थे कि किस टाइम देवीलाल का राज दोबारा आए, और फिर वो वही राज जो ना फिर 86-87 में जब राज आया तब जाके लोगों में, उसके बाद में ना ग्रीन ब्रिगेड दिखी ना वो कोई बात रही। उसके बाद तो सब विलय हो गए उसके अंदर। तो चौधरी देवीलाल परिवार से दूरियां क्यों बनी, कब बनी ये दूरियां, क्या कारण रहा? तो देवीलाल के परिवार के साथ मेरी दूरियां कभी रही नहीं, दूरियां कभी नहीं हुई। निर्वाणा चुनाव में तो आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला का साथ दिया। हाँ, वो भी एक जो है ना बहुत बड़ा जो आपने बाई इलेक्शन हुआ था ना? हाँ, बाई इलेक्शन था 1993 के अंदर। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जो राज्यसभा में चले गए थे वो दिल्ली चले गए थे। बाद में ये खाली स्थान जो नरवाने का हो गया था, इसके अंदर चुनाव जो ना घोषित हो गया जी। और ये बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन था तो इसके अंदर जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पहला चुनाव ये लड़ा यहाँ से, और जो कि बहुत ज़बरदस्त फाइट तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसका पहला चुनाव था वो। और ये जो चुनाव हुआ और इसके अंदर मैंने सुरजेवाला का साथ देना पड़ा, क्योंकि आपने तो एक इंटरव्यू कुराड़ कांड भी लिया उससे पहले कि कुराड़ कांड हुआ था, और वो एक दिलबाग सिंह था वो इस्माइलपुर गांव का, जिसके ऊपर बहुत लाठियां बरसी। फिर कारण क्या हुआ कि उसी आदमी का मैंने साथ दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी जिंदगी का इम्तिहान था ये, जो मुझे ना चाहते हुए भी करना पड़ा था। कुराड़ कांड का थोड़ा बता देते, उसके बाद बाई इलेक्शन पे आ जाएंगे। कुराड़ कांड, उस जमाने में कुराड़ कांड जो हुआ था, उस जमाने में ये था कि तो देवीलाल ने अपने न्याय युद्ध के अंदर ये कहा कि किसी भी
कांग्रेस के जो मंत्री को उसके गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और जो शमशेर सिंह सुरजेवाला उस टाइम क्योंकि 2 नंबर के वजीर थे, वैसे भी ये पोजीशन पर 2 नंबर पे थे, काफ़ी पावर थी इनको। इन्होंने मांडी गांव के अंदर वो जो ना वो रख दिया और वहाँ ये जलसा करने में कामयाब हो मंडी गए। गांव में हमारे कार्यकर्ता गए बट वहाँ जलसा ये कर गए। उसके बाद में तो देवलाल ने पता लगा तो उन्होंने सबको हमारे को कहा कि कुराड़ उसने कुराड़ में रखा है, कुराड़ में जलसा नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम मैं लोक दल का MLA होता, मैं सरपंच होता, तो मैं बतौर सरपंच वहाँ गया। मैंने कहा उसके लिए उस टाइम ये जयप्रकाश जी वहाँ बैठे थे, मतलब ये कह रहे थे कि ऊपर बहुत ज़्यादा वो जो मक्खियाँ हैं उनके डरा मारो उठ जाएंगे। मैंने कहा क्या बातें करते हो, कभी राजनीति में ये ऐसे मतलब जो मक्खियाँ फैसला करेंगी या हम फैसला करेंगे। और उस टाइम ये पूरी तैयारियों के अंदर, पूरी सत्ता के अंदर नशे में धुत शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब अपने बयानबाजी पर जुटे हुए थे। और मैंने ये देखा था कि जलसा पाड़ने के लिए तो कुछ न कुछ तो पहले करना ही पड़ेगा। तो वहाँ का एक अधिकारी था जो मुझे जानता था, मुझे पता है कि इसने डोर संभाली हुई है। तो जैसे ही मैं उसकी तरफ चला और उसने मेरी तरफ भाग करके आया वो, और मुझे पता था या तो इसको मार दे या इसे को मार दे। मैंने सबसे पहले जब वो आया ना, सबसे पहले मैंने उसे और लपेट दिया। और फिर क्या था कि जितनी लाठियाँ थे बरसे जाओ, फिर क्या फर्क पड़ता है। और इसी बीच में वहाँ गोलियाँ चल गई कुराड़ के अंदर, गोलियाँ चल गई। गोली भी इनके प्राइवेट लोगों ने चलाई, जिसके अंदर उस आदमी ने, शमशेर ने नाम लिया हुआ है सबका कि किस आदमी ने गोली चलाई, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो वहाँ गोली चल गई, हमें तो कुछ नहीं पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया उसी टाइम। मेरे को गिरफ्तार करके तो ले गए कलाथ थाने में ले गए। इसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो सुबह का हताहत नहीं हुई, मतलब मैं वहाँ वो देख रहा था कि अखबार नहीं मिला, इसके अंदर सुबह का एक अखबार बनाता हूँ कि हरियाणा का बहुत बड़ा कांड, कुराड़ कांड, सुरजेवाला की सभा के अंदर गोलियां चली। बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए SP नारंग ने बताया, एक्चुअली DC नारंग था वो, SP नारंग, सतपाल नारंग था शायद उसका नाम। SP नारंग ने बताया कि इस्माइलपुर गांव के सरपंच सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक टेक्चर मैन था और एक मैं था। तो हमें को गिरफ्तार तो कर लिया। रात को जैसे ही सुरजेवाला को इसका बात का पता लगा कि दिलबाग को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी का मतलब ये था कि इसको तो नरवाने से टिकट मिलेगी फिर। तो इसने कहा कि मरवा दिया मेरे को, तो कि कैसे भी हो ये मुकदमा रातों रात कैंसिल करो। रातों रात महकमे ने मुकदमा कैंसिल करना पड़ा। मेरे को एक बजरी का ट्रक कोई कहीं से आ रहा था भर के, वो उसको पकड़ करके मुझे गांव में छोड़ के रात को ही। और हाँ, सुबह तो देवलाल जी आए और मुझे लेकर के मौके के ऊपर वहाँ चले। मेरी जीप जब तक वहीं खड़ी थी, लोगों ने पहले तो उसको आग लगाने की कोशिश करी, तो बाद में पता लगा नहीं दिलबाग की जीप है, लोगों ने छोड़ दी। बाकी ट्रक वगैरह सब जला दिए थे जो सरकार के थे। तो इस प्रकार से वो उनका सारा जो जलसा था गोली चलने की वजह से वो बीच में ही रह गया। बीच में उनके चाय जलेबी सब कुछ वही बुरा हाल उनका जो जैसे हुआ हो गया था। और इस प्रकार हम बड़े कामयाब हुए थे कि हमने किसी मंत्री को जो ना हमने जो ना इतने बड़े मंत्री को गांव में नहीं घुसने दिया। जी, इसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुए? आप रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना से विधायक बन गए, आप फिर इनके साथ तभी से लगे रणदीप सिंह सुरजेवाला परिवार के साथ, या हाँ, कैसे? हाँ। मैं 1993 से तो मतवातर हूँ। कांग्रेसी तो यूँ समझो कि तो थोड़ा पहले हो गया था। चौटाला फिर तो इनेलो आपने छोड़ ही दी। मैंने इनेलो तो छोड़ दी, फिर मैं कांग्रेसी रहा। उसके बाद में 96 का इलेक्शन भी हुआ, उसके बाद दूसरा इलेक्शन, और 2005 के अंदर सस्पेंस ये हो गया कि रणदीप तो नरवाने से चुनाव लड़ेगा, लेकिन सुरजेवाला कहाँ से लड़े, क्योंकि इनकी टर्म भी खत्म हो चुकी थी। तो मेरे से सुरजेवाला साहब राय लेते थे। अच्छा, मैंने कहा कैथल से आप टिकट ले लो। उन्होंने कहा कैथल कैसे, कैथल में क्या रिश्तेदारी है? मैंने कहा और कहाँ से लेना चाहता है? अम्बाड़ा से मिल रही है, शाहबाद से मिल रही है। मैंने कहा वहाँ क्या रिश्तेदारी है, आप कैथल से लो। क्योंकि कैथल का मैं मतलब 2005 में नहीं आया, 1980 में आया। 1980 में मेरा यहाँ ट्रक था HRL 9626 LP ट्रक था। वो यहीं का स्टेशन है, उसकी स्टेशन मेरे पास पड़ी है। तो 1980 में ही तो दिखाऊंगा मैं आपको।
वो भी 1980 में। और मेरी जो शस्त्र हैं, बंदूक पिस्तौल गन के जो लाइसेंस हैं, वो भी 1980 के ही बने हुए हैं, यहीं के बने हुए हैं, कैथल के। क्योंकि उस टाइम मेरा भाई जो जोरा सिंह होता था यहाँ कारोबारी था, हमारे शराब का कारोबार थे, और हमारे पूरा कैथल के जितने थे कारोबार शराब के वो हमारे ही थे। इसलिए उस ज़माने में पावर जो थी वह मुझे नहीं पता उस ज़माने में कौन एमएलए होता था, लेकिन मुझे ये पता है अगर किसी ने बंदूक का लाइसेंस करवाना हो, कोई थाने में काम हो, क्योंकि यहाँ एक डीएसपी बैठता था, एक एसडीएम बैठता था, और एसडीएम ने और डीएसपी ने एक तो जीप की ज़रूरत पड़ती थी, और चूँकि शराब का ठेकेदार था इसलिए टोकरी भी आ जाती थी, तो महीने का राशन भी पूरा आ जाता था, तो ज़रूरत पड़ती तो हम दोनों जीप दे देते थे। और कोई अगर ये कहता कि जी बंदूक का लाइसेंस करवाना है, तो जोरा सिंह मेरा भाई जो कम पढ़ लिखा कहता हाथ दे तेरा, उसके ऊपर लिख देता था जोरा सिंह, कहता एसडीएम को दिखा दिए, आते हुए बंदूकें लेकर आता। ये हालात थी। जिसे आज जो ना चीफ मिनिस्टर बनाता है, जोरा सिंह अपने हाथ पे बनवा देता था। और यही कारण था कि जितने भी हमारे करिंदे थे शराब के, सबके पास शस्त्र थे। जाने माने नाम रहा उस टाइम आसपास तब से मैं कैथल को जानता था। तो सुरजेवाला सिंह सुरजेवाला ने कहा कि दिलबाग हमें कैथल से टिकट मिल गई और कैथल जाना पड़ेगा। मैं और शमशेर सिंह सुरजेवाला दो ही आदमी, आपको पता ही है, दो ही आदमी यहाँ आए थे। और क्योंकि मुझे सब पता था कि कौन सा घर कहाँ है, किसका घर यहाँ किस तरह है, हमारी रिश्तेदारी भी यहाँ है, मेरे मामा भी कैथल में हैं, मेरी मौसी भी कैथल में है, ब्याह में मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में रखा हूँ, बहन में मेरी जो ना मानस गाँव में है, मौसी भी मेरी जो ना यहाँ खराना गाँव में है, तो मेरी रिश्तेदारी बहुत थी। तो क्योंकि मैं फतेहपुर गाँव में प्यार गया हूँ, टोटल गाँव लोकदल का था, लेकिन टोटल गाँव कांग्रेस का हो गया कि नहीं बटेहू आया है और बटेहू के साथ जो भी बड़ा भाई है इसकी वो करनी चाहिए, और गाँव अपना आप पलटते रहे। और ये बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा गढ़ था ये लोकदल का, ये तोड़ना कोई आसान नहीं था। जो मेहनत उस टाइम जो शमशेर सिंह सुरजेवाला ने, सुरजेवाला साहब आज मरते टाइम भी तक भी कहते थे, कहता था भाई मैं कैथल में जब आया था राजनीतिक तौर पे अंधा था, दिलबाग की उंगली पकड़ के मैंने कैथल को देखा। चलो जो भी है, जो हमने किया होगा, हमने कुछ पाया भी होगा, ये बात नहीं है। तो आप सबसे नजदीक ही रहे उनके? मैं बहुत नज़दीक भी रहा, क्योंकि जिस जमाने में उनकी ट्रम्प खत्म हो गई थी, कोई भी उनके पास बैठने वाला नहीं था। हम ही आदमी थे जो दरमाना में दुख और सुख में मैं शमशेर सिंह सुरजेवाला जाते थे। 96 में रणदीप सिंह सुरजेवाला तो ये तो IYC के प्रेसिडेंट बन गए थे, इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं यहाँ का क्या है। सारा जितना भी दुख थे सुख थे, एक एक दिन में जो ना 15-15 जगह बैठना, दुख में सुख में, ये सारा मेरा सुरजेवाला साहब का काम था। इसमें जो ना सुरजेवाला का तो सिर्फ एक बलवंत सुरजेवाला, एक दिलबाग सुरजेवाला कभी कभार हमारे साथ चले जाते थे, अदरवाइज हम दोनों का ही काम था ये। तो यही रंग लाया फिर कैथल के अंदर, और कैथल के अंदर बड़ी अच्छी जीत हुई हमारी, और उसके बाद में कांग्रेस का यहाँ पर जम गया, और अब तो जो जम गया तो जम गया। तो फिर कोठी से अलग होने का क्या कारण था? रणदीप जी के साथ आपकी बनी नहीं, कैसे? मेरी राजनीति जो थी वो कांग्रेस की तो थी नहीं, मेरी कांग्रेस राजनीति जो थी वो सुरजेवाला की थी। वो समझदार आदमी था, साथ देता था, साथ लेता था, पावर शेयर करता था, ये बात नहीं है। लेकिन जब मतलब जीते जी मतलब बहुत बीमार हो गए, रो गए, तो फिर मैंने भी मतलब ये देख लिया कि तो कांग्रेसी तो इस तरीके का है। लेकिन आगे भी आपको पता है कि बाप और बेटा की राजनीतियों में बहुत फर्क होता है। इनकी रीतियों में नहीं, देवीलाल के बच्चे, भजनलाल के बच्चे, बंसीलाल के बच्चे, तो बच्चों में और बाप में राजनीति का फर्क होता है। वो उसने अपनी की, ये अपनी कर रहा है, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। तो अब फिर आप हुड्डा साहब के साथ लग गए? नहीं, क्योंकि हुड्डा साहब के साथ मेरी पुरानी दोस्ती थी। इनके भाई जो होते थे जोगिंदर, आप 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं ना? मैं तो देवीलाल के साथ रहा, और भूपेंद्र हुड्डा के साथ तो मैं अभी हूँ। और मैं ये समझता हूँ शमशेर सिंह सुरजेवाला, मैं 3 आदमियों के साथ रहा हूँ, तीनों ही जो ना किसान लीडर थे।
चौटाला साहब के साथ कभी भी 1 साल 2 साल कभी भी नहीं रहे क्या? मैं देवीलाल के साथ रहा, मैं देवीलाल रणजीत के साथ रहा। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई चौटाला साहब मेरे खिलाफ थे, मैं उनकी सभा में जाता रहा हूँ, ये है। लेकिन राजनीति मैंने देवीलाल के साथ, रणजीत के साथ की, या मैंने भूपेंद्र हुड्डा के साथ की, या मैंने सुरजाला और रणदीप के साथ की, यही है। तो गाने बड़े अच्छे गाए आपने, जैसे हुड्डा की भाई सरकार बनावागा हुड्डा, हाँ, जो लेकर भी बैठ गया सरकार ने। तो उसके बाद एक इसमें ये था कि पहले चलाई मेट्रो अब रेल चलावागा, यह लाइन नहीं समझ में आई। ये पहले तो मेट्रो चला रहा है और अब रेल चलाएगा, अब बढ़ेगा। तो मैं बताता हूँ क्या है। गाने तो एक नहीं था, बहुत थे, लेकिन क्योंकि ये गाना इतना पॉपुलर, करोड़ों लाखों लोगों ने ये देखा, करोड़ों ने, मिलियन, तो ये गाना इतना मशहूर हो चुका था कि जब भी स्टेज के ऊपर आप जाते थे और पब्लिक के अंदर जो जोश होता था, सरकार बनाएगा हुड्डा, सरकार बनाएगा, पहले चलाई मेट्रो अब क्या रेल चलाएगा। मेट्रो तो बहादुरगढ़ तक ले आए थे, हाँ। और महम के अंदर रेल मंजूर हो चुकी थी। अब क्या रेल चलाएगा, सरकार बनाएगा हुड्डा, सरकार बनाएगा। आपके गाने ने ना तो वो मतलब ऐसी हवा बढ़ाई हो, हवा निकल गई। मैं बताता हूँ क्या है। तो सरकार आ जाती तो कहते थे लोग इसी गाने से आई। हाँ क्योंकि क्या होता कि घर के अंदर जो बड़ा होता ना, जी, जो देख रेख करता है, मतलब लेन देन करता है, अगर वो अच्छा कर रहा तो बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उससे एक गलती अगर छोटी सी हो जाए, या कोई घर में ऐसी बात हो जाए, कहते हैं कि इस बड़सर ने ले बैठा, ये बड़ा ले बैठा, ये कुदरती होता है। लेकिन सारा देश जानता है कि कांग्रेस के अंदर जिसने भी काम किया, बाप बेटा ने काम किया, या दीपेंद्र ने काम किया, या भूपेंद्र हुड्डा ने काम किया। और बताओ कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर निकला हो तो बताओ। मतलब काल काल की लोग, एक कहावत है कि कल की पूंछनी और छड़ा में हाथ मांगे, शमशाना में हाथ मांगना गिरी। कोई ये तो बता दो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी में तो गया हो। जो किया उन्होंने किया। आज भी जो 32 33 सीटें कुछ कम नहीं होती, वो ले रहे हैं तो अपने दम पे ले रहे हैं। आज भी वो उनके साथ है। चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा लेके चल रहे हैं, उस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कैथल भी आए थे अभी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके यह एक पॉइंट नहीं कह सकते कि चरखा नहीं है आज़ादी दिलवा दी, या स्वर्गीय जो ना भगत सिंह ने फांसी पर लटके आज़ादी दिलवा दी, या जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी दिलवा दी, ऐसा नहीं है। या सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिलवा दी, ऐसा नहीं है। ये सभी आज़ादी मांगते थे अपने अपने तरीके से। एक ये भी तरीका है जो ब्रजेंद्र सिंह कर रहा है, वो भी कांग्रेस के लिए कर रहा है। कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर के वो चल रहा है। अब राहुल गांधी ने बुला लिया है और टी शर्ट दिखाई है बल्कि सद्भाव यात्रा की, तो आ भी सकता है उनकी यात्रा में। तो फिर और कांग्रेस में जब वो हैं तो कांग्रेस का नेता क्यों नहीं आएंगे? अगर वो कांग्रेस में तो है, एक और गुट खड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये गुट कांग्रेस में दिखाई देते हैं लोगों को। मैं बताता हूँ कि क्यों दिखाई देते हैं कांग्रेस में। आप ये बताओ, आज गुट नहीं था। जब बीजेपी को यहाँ पर जो ना टिकट देनी थी तो कुलदीप बिश्नोई कह रहा था मुझे चाहिए, वो किरण चौधरी कह रही थी मैंने पार्टी छोड़ के आई हूँ, मुझे चाहिए। एक दूसरे कह रहे थे कि मुझे चाहिए। रामविलास शर्मा कहता मैं बूढ़ा हो गया, मुझे चाहिए। ओम प्रकाश काजन, वो जो ओम प्रकाश जी थे, वो कह रहे थे काजन धनखड़ जी कि मुझे चाहिए। कैप्टन अभिमन्यु कहे मुझे चाहिए। क्या ये धड़े नहीं है? धड़े तो कांग्रेस में ही नजर आते हैं लोगों को, जबकि यहाँ कोई धड़ा नाम की चीज ही नहीं है। एक ही आदमी के अंदर है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नहीं कहता, ये सारा देश ही कहता है। आप और किसी से पूछ लो जाकर के कि कांग्रेस अगर चल रही है, कांग्रेस को जो चला रहा है वो सिर्फ हुड्डा साहब ही चला रहे हैं, वरना एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूरा हरियाणा नहीं चलता। पूरा हरियाणा तो चलेगा, जिस तो हरियाणा में जाएगा। अब ये बताओ कि 62 विधानसभा के अंदर, तो जहाँ ये लोग कहते हैं ना ये गाना चला, 62 विधानसभा के अंदर तो मैं हुड्डा साहब के साथ या दीपेंद्र के साथ गया हूँ। सरकार क्यों नहीं आई फिर? वोट चोरी हुई है? कोई जरूरी नहीं होता कि जहाँ दिलबाग चले जाए सरकार आ जाए। ये नहीं है। सरकार आने के कह रहे कि आप सरकार आने के कई कारण हैं। वोट चोरी, जैसे राहुल गांधी ने मामला उठाया कि फर्जी वोट हैं, ये चीजें हैं। अब तो ये साबित हो गया।
अब तो राहुल जी ने भी ये बात कह दी कि हरियाणा के अंदर जो है ना, ये फर्जी वोट या दूसरे वोटों का ये बोलबाला हुआ। और एक दिन पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में बैठा, उन्होंने बता दिया कि दिलबाग सरकार नहीं आएगी। मैं क्यों, सरकार क्यों नहीं आएगी, सरकार तो कम से कम 65-70 से आएगी। कहता नरवाणा समेत, उन्होंने पहले नरवाणे का नाम लिया, नरवाणा समेत 14 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी हैक हो चुकी हैं। मेरे को कमिश्नर, निर्वाचन आयोग के कमिश्नर बहुत होते हैं, किसी कमिश्नर ने मेरे को बताया और उसने लिस्ट भेजी है, लिस्ट पढ़ ले, जिसमें सफ़ीदों का नाम भी था, असंत का भी था, नरवाणे का भी था। तो ये भी कारण रहा। और एक दो सीटों पे आपसी जो आप कह रहे हो वो भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कुल मिला के अगर 14 ये गई, 6 पे रोड़ा हो गया, 20 गई और हमारी 37 है, 57 आ गई, तो सरकार आने में क्या कमी थी। मनाए नहीं, जो जब निर्दलीय यूँ खड़े बताओ कर कि दिए थे। चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमने सब कुछ इंतजाम कर लिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसका इशारा और क्या था ये। भाई इलेक्शन में तो तुम हार रहे हो और क्या करोगे, तो कहीं नहीं, हमने सब कुछ ठीक कर कहा घबराने की कहा कोई जरूरत नहीं है, तो था ये। इनेलो को आप कहाँ देख रहे हो, इनेलो या फिर जेजेपी को आप कहाँ देख रहे हो, क्योंकि पीछे गठबंधन में सरकार भी रही। बहुत अच्छी पार्टी है दोनों, इनेलो भी और लोकदल भी। लोकदल तो हमारी पुरानी है, लेकिन जिस घर के अंदर झगड़े हों वो घर से बाहर नहीं निकला करते कभी भी। वो निकल भी जाएंगे तो फिर आ जाएंगे वापस, कि उनकी लड़ाई तो सिर्फ आपस में ही है। अब आप बताइए, कल हांसी के अंदर जलसा था जी। अजीज अजय का जन्मदिन जो मनाया गया हांसी के अंदर, 65वां या 66वां जन्मदिन तो मनाया है, उसके अंदर जो ना सरकार के खिलाफ वाली तो कोई बात ही नहीं हुई, ना फिर भुट्टो के खिलाफ वाली कोई बात हुई। वहाँ तो बातें ये चल रही थी कि जो ना इनेलो तो जाकर के वहाँ बिक गई, कल वो अपने 2 सदस्य दे आई है। इनका तो आपस में चल रहा है, दो भाइयों का अगर आपस में इस प्रकार से चलता रहा झगड़ा, बढ़ने की संभावना नहीं है। जी, जिस हिसाब से काम चल रहा है तो लग रहा है कि 29 में कांग्रेस आएगी। 100% आएगी कांग्रेस, 100% आएगी। और 27 में अगर जनरल चुनाव सबके हो गए तब भी सरकार आएगी, पक्का। हाँ, क्योंकि मोदी साहब में वो अभी वो तिलिस्मा नहीं रहा। अब देखिए ना, लोग सिलेंडर सर पे ठाए फिर रहे हैं, 65 साल का बूढ़ा लाइन में लगा हुआ मर गया। हालात ये पैदा हो रहे हैं। ये सही है कि ये जो जनता है जल्दी भूल जाती है, ये वो भी भूल गई, कोविड को भी भूल गए, जब वो ये पैदल चले थे किसान आंदोलन, बिहार के भूल गए, जो किसान आंदोलन हुआ था ये उसको भी भूल गए, ये कंडेला कांड को भी भूल गए। बहुत जल्दी भूल जाती है पब्लिक। लेकिन ये सही है कि पब्लिक तंग आ चुकी है। आप कितनी देर तक देखो, बहुत देर तक आप जो ना वो मोदी जी का जो तिलिस्मा था वो चला भी, तो देखो कुछ 15-15 साल तक तिलिस्मा चलता है कोई, ये कभी नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे पता है जब हम जेल में थे, इमरजेंसी में थे, तो देवीलाल और जो ना अडवाणी साहब ये सारे कहते थे कि दिलबाग तू तो कभी कभी छूट जाएगा, हमें तो इंदिरा गांधी मारेगी, हमें कभी बने ही नहीं सकते जिंदगी में। और वो भी जमाना आ कि इंदिरा गांधी की जमानत जब्त होगी, संजय गांधी की जमानत तो जब्त होगी, बंसी लाल की जमानत जब्त होगी। ये नहीं, राजनीति में कोई स्थायी चीज नहीं है। हरियाणा में सबसे अच्छा सीएम कौन सा रहा अब तक, जिसने हरियाणा के लिए अच्छे काम किए? तो बंसी लाल जैसा सीएम, क्योंकि वो जमाना भी था, पावर भी थी उस जमाने में, तो बंसी लाल जैसा सीएम बहुत कम पैदा होंगे जिंदगी में। और उसके बाद में तो देवीलाल बहुत अच्छे सीएम थे, जो पब्लिक से जुड़े हुए थे। और उसके बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हूबहू उनकी कॉपी शामिल हुए, और उनके ज़माने में किसी प्रकार का कोई आंदोलन भी नहीं हुआ। जी, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे पब्लिक को? तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों, मेरी पर्सनली मैं बातें कर रहा था और 18 साल से लेकर आज मैं 70 साल का, मेरे बारे में कोई आदमी किसी प्रकार की टिक्का टिप्पणी करे, मुझे नहीं कोई इतराज करे, लेकिन एक देख ले कि जो मुझे जानता है वही टिप्पा टिप्पणी करे। कि कोई बच्चा कोई लिखे, वो इस प्रकार की बातें ना लिखे जो मेरी उम्र को और आपकी शोभा ना दे। जी। एक तो मैं ये चाहता हूँ, और दूसरा ये है
तो ये कुछ ऐसी बात नहीं है। मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूँ कि सरकार नहीं आई तो कोई बात नहीं है, मुझे तो आप खड़े दिखाई देते हो, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं कहता हूँ कि बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। कर दो। तो कोई अच्छा कोई 2 लाइनें वही बना दो, सुना दो, सरकार बनाएगा उड्डा। ये तो आप उसमें लगा के देख लेना, सारे जो ना, जैसे मैंने बंद किया उसी टाइम ये शुरू कर दो गाना, और ताकि पब्लिक को पता चले। तो कुछ अगले इलेक्शन के लिए कुछ नया सॉन्ग आ रहा है क्या जी? हाँ, अभी तो आपको मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरी ज़िंदगी के मैं एक-एक चीज़ बताऊँगा कि ज़िंदगी बंदे मेरी राजनीति जो देवीलाल से शुरू हुई। तो देवीलाल कैसे आदमी थे? पर्सनल। पीलू मोदी, जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानता। वो टाटा के भाई थे, 2 दफ़ा एमपी रहे हैं। वो सर होमी मोदी के पिताजी थे, तो बॉम्बे के गवर्नर रहे। वो कैसे थे? चंद्रशेखर जी कैसे थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी कैसे थे? और भैरव सिंह शेखावत जी कैसे थे? जेल में वो किस प्रकार से तंग हुए? उन्होंने मेरे से क्या मांगा कि जिससे वो फिर जो ना खुश रहे? आडवाणी ने अपनी किताब में जो लिखा कि विधि की एक क्रूर विडंबना है कि दिलबाग जैसा गुणी युवक जीवन भर की यात्रा में रुध रहा है। मैं नहीं जानता इसका दोष हमारी समाज अन्यथा हमारी कानून व्यवस्था पर है, लेकिन कुछ महीनों के संपर्क से इतना जरूर जान पाया हूँ कि दिलबाग एक कार्यदक्ष नियुक्त है। अगर इन सिंचों से बाहर हो तो देश का अति उपयोगी घटक बन सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी, रोहतक जेल। क्या बात है सर, आपके बारे में लिखा उन्होंने जी जी। तो वो लिखा, मेरे पास जो लिखा वो पुरानी कॉपी है, उसमें भी लिख रखा है उन्होंने, वो मैं उसकी कॉपी दे दूंगा आपको। आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ पाए? मतलब आपने इतना बड़ा संघर्ष किया और पावर भी थी, हर चीज था, तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा आपने पूरी उस लाइफ में? सही बात है। मेरे साथ इलेक्शन ना लड़ने की वजह भी रही है कि हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता रहा, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी वो सुरजाला के साथ लगी हुई थी और मैं अकेला देवीलाल के साथ था। लोगों में कंट्रोवर्सी थी कि ये इनकी घर की कोई कहानी है, इसलिए तो बार बार, एक बार जब टिकट मेरे को देवीलाल ने दी, टेकचंद नैन की टिकट कट गई, तो चौधरी चरण सिंह रूस करके वो सूरज कुंड में बैठ गई, तब मेरी टिकट फिर दोनों वापस टेकचंद नैन से कट गई। बस हर बार बस ऐसे हुआ, जिसको मैं कहते हैं कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। वाह, क्या बात है सर, बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला। धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के दोस्तों। लिए। और आप जो मेरे बारे में लिख सकें वो ठीक तरीके से ही लिखना, मुझे आशा है। धन्यवाद। और पार्ट 2 में आपसे बहुत कुछ और जानेंगे। धन्यवाद सर।